तो 16वें गुट निरपेक्ष सम्मेलन की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार रॉबिन सचदेव, जेएनयू के वेस्ट एशियन सेंटर के डायरेक्टर ए.के. पाशा और सहारा न्यूज नेटवर्क के एडिटर और न्यूज डायरेक्टर उपेंद्र राय साहब। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे उपेंद्र जी से कि आखिर 16वां शिखर सम्मेलन कैसा रहा, क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ यात्रा में आप मौजूद थे। उपेंद्र जी, किस रूप में देखते हैं, नई चुनौतियां? देखिए, जो 16वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो मिस्र के बाद जिसकी चेयरमैनशिप ईरान के पास आई है, तेहरान का जो सम्मेलन हुआ वो कई अर्थों में बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसे सम्मेलन में जब जिस देश पर सैंक्शन लगा हो, वेस्ट कंट्रीज और अमेरिका ने उसके परमाणु कार्यक्रमों को लेकर के उसे आइसोलेट करने की दिशा में एक गंभीर प्रयास किया, और कहीं न कहीं ये इशारा भी था बहुत सारे देशों को, राष्ट्राध्यक्षों को, उनकी एम्बेसीज के जरिए, उनके राजनयिकों के जरिए कि इस सम्मेलन को बेहद सफल न बनने दिया जाए। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री खुद वहां पहुंचे और इसके साथ साथ करीब 120 देशों ने अपनी भागीदारी की। उसमें करीब 30 देशों के प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पहुंचे और करीब बाकी देशों के जो डिप्लोमेट्स हैं और कम से कम 60 देशों के करीब विदेश मंत्री पहुंचे उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब दुनिया की 55% आबादी इन्हीं देशों से आती है और गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जो 16वां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ईरान की राजधानी तेहरान में संपन्न हुआ, जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खुमैनी ने जब अपनी स्पीच दी और उन्होंने उस भरे मंच से अमेरिका को ये कहा कि जो एरोगेंट पावर्स हैं वो केवल अपने शक्ति का इस्तेमाल अपने हितों के लिए करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से दुनिया में अफ्रीका आज सबसे मिनरल्स में सबसे रिच कॉन्टिनेंट है और वहां के सभी रिसोर्सेज पे इन्हीं महाशक्तियों का कब्जा है, लेकिन ये देश बेहद गरीब हैं, ऐसा क्यों है? इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि परमाणु निशस्त्रीकरण की बात तो ये देश करते हैं, लेकिन अपने आप में ये सब परमाणु महाशक्तियां बन के बैठे हुए हैं, सबसे पहले अपने यहां ये नियम क्यों नहीं लागू करते? तो कुल मिलाकर के अगर उस मंच पर ये बात हुई और 120 देशों के प्रतिनिधि वहां बैठे, और ये और एक अच्छी बात है कि उस मंच पर डायस पर हमारे प्रधानमंत्री भी बैठे, मिस्र के राष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद थे और उनको भी अहमदी नेजाद जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उन्होंने आह्वान किया और वो भी आकर बैठे। और एक वक्त ऐसा था जब ईरान के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, मिस्र के प्रधानमंत्री और एक जो बान की मून कह सकते हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपस्थिति मानी गई, जिनके बारे में कहा गया कि अमेरिका ने साफ साफ मना किया था कि आप उस सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं जाएंगे, लेकिन हालांकि वहां पर वो पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने जो बातें की वो जाहिर सी बात है कि परमाणु कार्यक्रम के इर्द गिर्द ही थी, लेकिन उनकी उपस्थिति वहां बेहद महत्वपूर्ण थी। तो कुल मिलाकर मैं ये कहूंगा कि इस सम्मेलन को एक बड़ा बल मिला, और कहीं न कहीं अगर 50 से 55% आबादी किसी एजेंडे को, किसी देश को अगर सपोर्ट करती हुई दिखती है, तो मुझे लगता है कि बाकी देश को या बाकी हिस्से को भी अपना एजेंडा बदलना होगा। बिल्कुल बदलना होगा, लेकिन शीत युद्ध नहीं रहा, उसके बावजूद भी पश्चिम देशों का दबाव बना रहा। पाशा साहब, किस रूप में देखा जाए इस सम्मेलन को, इस आंदोलन को, औचित्य क्या? इसमें पहली बात गौर करने की यह है कि हर मुमकिन प्रयास किया गया अमेरिका और यूरोप और पश्चिमी देशों की तरफ से कि ये शिखर सम्मेलन पहली बात तो तेहरान में ना हो, और दूसरी बात ये हमें गौर करना चाहिए कि जो आइसोलेशन का अटेम्प्ट किया गया था ईरान पे, वो धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा देश इसको चैलेंज करने की अब ताकत और मोबिलाइजेशन भी कर रहे हैं। और भारत का वहां होना, हालांकि ईरान के साथ हमारे कुछ मतभेद हैं, लेकिन फिर भी वहां प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री का जाना बहुत महत्वपूर्ण है। बायलैटरल लेवल पे ही नहीं, लेकिन जो दूसरे अन्य देश हैं, वेनेजुएला हो या साउथ अफ्रीका हो या इजिप्ट हो या दूसरे अन्य लीडर्स नाम के हों, उनको सपोर्ट करने के लिए मेरे ख्याल से नई दिशा, नया रुख अपनाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। विदेश मामलों के जानकार रॉबिन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। रॉबिन साहब, पश्चिमी देशों की अगर भूमिका देखी जाए और उनकी सोच देखी जाए इस पूरे सम्मेलन को और इस सम्मेलन की सफलता को देखा जाए, तो किस रूप में वो देखते हैं इसे? मेरे ख्याल से हमें एक तो ये देखना चाहिए कि ये जो सम्मेलन अब हो रहा है हर 3 साल में होता है,
इस समय एक तो मीडिया और दुनिया की अवेयरनेस और इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो इसलिए जैसे हमारी भी अभी डिबेट हो रही है, बहुत ही वाजिब डिबेट है कि नॉन अलाइन मूवमेंट का रोल क्या है आगे जाकर के। जी, जैसे कहा जाता है कि ये मूवमेंट शुरू हुई थी कोल्ड वॉर को लेकर के, अब इस सेंचुरी में क्या इश्यूज हैं। मेरे ख्याल से हमें देखना चाहिए नॉन अलाइन मूवमेंट के जो मेंबर्स बने थे, ज्यादातर एक जमाना था कि जो कॉलोनीज होती थी, ब्रिटिश कॉलोनीज, फ्रेंच कॉलोनीज, तो ये सब आपस में मिलकर नॉन अलाइन की हम किसी ग्रुप के साथ में गुट निरपेक्ष आए थे। जी, इस सदी में, मेरे ख्याल से इस सेंचुरी में जो कॉलोनीज बन रही हैं या कॉलोनाइजेशन बनेगा जिससे आम आदमी को दिक्कत होगी, वो है इश्यूज लाइक फूड सिक्योरिटी, पावर्टी, वाटर, एनवायरमेंट, एनर्जी एटसेट्रा। तो ये जो गुट है, इन सब की ये इश्यूज हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, और इन इश्यूज को लेकर के इनको आगे बढ़ना है। बिल्कुल, इन विषयों को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन उपेंद्र जी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, अमेरिका का दबाव भारत के ऊपर था और कहीं ना कहीं यह संकेत और संदेश भी था कि आप ना जाएं। इसी तरह का संकेत पाकिस्तान के ऊपर भी था, लेकिन भारत गया, वहां पर भाग लिया, अपनी बातों को रखा और ये बताया कि हम वाकई गुट निरपेक्ष हैं। लेकिन अब इन सब के बावजूद भारत को क्या अपनी विदेश नीति में बदलाव करना होगा? देखिए, प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बड़ा साफ और सीधी बात रखी। प्रधानमंत्री का कहना था कि चूंकि हम फाउंडर मेंबर हैं नॉन अलाइंड मूवमेंट के, और जब प्रधानमंत्री की मुलाकात ईरान के सुप्रीम लीडर और वहां के राष्ट्रपति महमूद अहमदीनेजाद से हुई, तो भारत से जो ईरान का 2000 सालों का डीप रूटेड कल्चरल और इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी बातचीत हुई। वहां महात्मा गांधी के संघर्षों के बारे में बातचीत हुई। वहां पर एक बहुत लंबी सड़क है जिसका नाम गांधी रोड है, उस सड़क का नाम इस मुलाकात के बाद महात्मा गांधी रोड रखने पर भी बातचीत हुई, और नेहरू जी के प्रयासों के बारे में बातचीत हुई कि कैसे गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बाद जो पंचशील का सिद्धांत है, इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं विदेश नीति को बदलने की बात तो नहीं है, हां, लेकिन इतना जरूर है कि भारत ने अपनी प्रतिबद्धता ईरान के प्रति दोहराई, और भारत ने यह भी कहा कि जो ईरान से सटा हुआ देश सीरिया है और उसके अलावा जो अफगानिस्तान में चल रहा है, इन तीनों देशों के प्रति प्रधानमंत्री ने कहा कि हम कंसर्न रखते हैं और इन तीनों देशों को हर स्तर पर सहयोग करना चाहते हैं। तो विदेश नीति को बदलने की कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, बायलैटरल्स में कुछ बातें ये जरूर हैं कि जैसे 2003 में ईरान और भारत के बीच एक रेलवे ट्रैक बिछाने को लेकर बातचीत हुई थी। उसके बाद भारत का जो कह सकते हैं कि जो तेल की जरूरतें हैं, ईरान सेकेंड लार्जेस्ट एनर्जी सप्लायर है ऑयल सेक्टर में। कुल मिलाकर के 15 बिलियन US डॉलर का हमारा ट्रेड है ईरान के साथ, जिसमें से 12.5 डॉलर केवल हम ऑयल के एवज में उनको पे आउट करते हैं, और करीब 2.5 बिलियन US डॉलर जो है नॉन ऑयल ट्रेड पर खर्च करते हैं। तो भारत और ईरान के बीच एक गहरा रिश्ता पहले से ही है, और ये जरूर है कि इस ऐसे टाइम में जब हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत ही हाई पावर डेलीगेशन लेकर स्वयं ईरान पहुंचे और वहां आकर्षण का केंद्र रहे, वहां पर उनकी मुलाकात बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से भी हुई, नेपाल के प्रधानमंत्री से हुई, वहां पर जॉर्डन के क्राउन प्रिंस से मिले, मिस्र के राष्ट्रपति से मिले, वहां पर उनकी मुलाकात जो है आसिफ जरदारी से हुई, जो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट और महत्वपूर्ण मुलाकात रही। तो कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूं कि नैम समिट में भाग लेने के साथ साथ भारत ने अपनी उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीय मंच पे और दूसरे अर्थों में भी कराई, और अपनी प्रतिबद्धता, जैसे कि रॉबिन साहब ने कहा कि जो कॉलोनाइजेशन हो रहा है उसमें जो अहम मुद्दा है पावर का है, वाटर का है, फूड सिक्योरिटी का है, और उसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। अब इन पैरामीटर्स पर जो कॉलोनियां बन रही हैं, जो एक सिविल सोसाइटी खड़ा हो रही है, जो एक उच्च कुलीन वर्ग खड़ा हो रहा है, ये सोसाइटी छोटे लेवल पे ही नहीं, ये बड़े लेवल पे भी कहा जा सकता है। जैसा कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने इस बात को कहा कि वे देश जो गिन के 7-8 हैं, जो दुनिया के 80% से ज्यादा रिसोर्सेज पर कब्जा रखते हैं, लेकिन जिन देशों के रिसोर्सेज को ये इस्तेमाल करते हैं वो देश गरीब क्यों हैं? तो ये एक वाजिब सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है इन देशों की नीतियों पर। नैम में शामिल कई देश ऐसे हैं जो अपनी नीतियों में बदलाव चाहते हैं, स्वतंत्रता चाहते हैं, स्वायत्तता चाहते हैं। पाशा साहब, क्या आपको लगता है कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि इस मुद्दे को लेकर भी कई ऐसे विकासशील देश हैं जिनमें टकराव है। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने उठाया। ईरान यही नीति अपनाना चाहता है जो भारत कई सदियों से अपनाता आ रहा है। लेकिन मैं 2 या 3 मुद्दों पर ब्रीफली संक्षिप्त में बताना चाहता हूं, और ये है कि
भारतीय हुकूमत तो वहां जो पश्चिम एशिया में डेवलपमेंट जो हो रहे हैं उससे काफी चिंतित है। जो जंग के बादल नजर आ रहे हैं या जंग हो रही है शाम में, जहां तख्ता पलटने की बात की जा रही है, वहां से जो अस्थिरता जो फैलेगी वो काफी गंभीर है। एक तो ये है जिसमें भारत ईरान की मदद से वहां शांति की प्रयास करने की कोशिश कर रहा है अन्य मुल्कों के अलावा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ धमकी देते आ रहे हैं कि उनके परमाणु रिएक्टर्स फैसिलिटीज के ऊपर हम बमबारी करेंगे, और ईरान में भी रिटेलिएशन में कहा कि हॉर्मुज को हम बंद कर देंगे जहां से तेल शिप्स वगैरह सब जाते हैं, और जहां से भी मिसाइल लादे जाते हैं वहां हम रिटेलिएशन करेंगे। बिल्कुल चूंकि वहां अमरीकी शिप्स हैं, बेसेस हैं कुवैत में, कतार में, बहराइन में। अगर ये हमला होता है ईरान के ऊपर और ईरान रिटेलिएशन करता है तो वहां हमारा हित बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं, जहां 60 लाख से ज्यादा भारतीय हैं बहराइन से लेके कुवैत और ओमान में, और हलचल मच जाएगी। बिल्कुल, लेकिन यहां पर एक सवाल उठता है जो कि हम रॉबिन साहब से पूछेंगे। रॉबिन साहब, सम्मेलन हुआ, नैम सम्मेलन हुआ, उसकी सफलता को भी देखा गया और इसे एक डिप्लोमेसी जीत माना जा रहा है। अमेरिका इस पूरी जीत को किस रूप में देखता है? अमेरिका तो इसको बहुत केयरफुली और एक तरह से कहीं माइक्रोस्कोप के जरिए देखने की कोशिश कर रहा है कि क्या हो रहा है वहां पर, कौन देश क्या स्टेटमेंट्स दे रहा है, कौन सी डेलीगेशन कमरे में रही, कौन सी डेलीगेशन ने वॉकआउट किया। जैसे आई थिंक सीरिया की डेलीगेशन ने वॉकआउट किया था जब इजिप्ट के प्रेसिडेंट बोल रहे थे। तो अमेरिका इसको काफी कंसर्न से देख रहा है अगर आप अमेरिकी प्रिज्म से देखें। पर मेरे ख्याल से हमें जो देखना है, दो एलिमेंट है मेरे विचार में। एक तो नॉन अलाइन मूवमेंट जो है इसकी बेसिक फिलॉसफी, इसकी बेसिक फिलॉसफी मेरे ख्याल से आज की तारीख में दुनिया में बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट और भी होती जा रही है। केवल नॉन अलाइनमेंट का एलिमेंट नहीं, डेवलपिंग कंट्रीज का आपस का डिस्कशन। दूसरी बात, हमारा भारत का अपना सेल्फ इंटरेस्ट हमें देखना है। अमेरिका डेफिनेटली हमें प्रेशर कर रहा है, उसमें ये तो ओपन सीक्रेट है, पर हमारा अपना क्या इंटरेस्ट है आगे जाकर। एक तरह की हमारी इतनी ब्रांडिंग इंडिया ने बना रखी थी, वर्ल्ड स्टेज बना रखी है नैम की लीडरशिप को लेकर के, पंचशील के प्रिंसिपल्स को लेकर के, उस ब्रांडिंग को हमें खोना नहीं चाहिए। उस ब्रांडिंग को हमें मॉडिफाई कर देना चाहिए, मॉडर्नाइज कर देना चाहिए। हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट के लिए लॉबिंग करनी है, जो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है, आईएमएफ का रिफॉर्म, वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म। सो नैम का जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है एक तरह से ये हो रहा है कि दुनिया की मोर जस्टिस और इक्विटी दुनिया में आनी चाहिए, और इसको लेकर के नैम एक मूवमेंट है जो कि अब री एनर्जाइज शायद हो सकता है। बट हम ट्रेडिशनली देखें तो नैम ज्यादा इफेक्टिव नहीं भी रहा है, वो बात भी मानने की है। पर जितना भी इफेक्टिव है, जितना भी लीवरेज करा जा सकता है, इसको लीवरेज करना चाहिए और उसे पुनर्जीवन देने की कोशिश भी की गई है। यही कारण है कि तमाम दबाव के बावजूद भारत उस भूमिका में दिखाई दिया इस सम्मेलन में जिस भूमिका में उसे होना चाहिए। रुकेंगे यहां पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो चर्चा इसी मुद्दे पर।